नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज आप हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं परमेश शर्मा और आइए बात करते हैं आज बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में। देखिए, मैं लास्ट 20 ईयर से यही होम लोन का काम कर रहा हूं और एक एक्सपीरियंस के साथ आपसे बात करूंगा कि क्या क्या बैलेंस ट्रांसफ़र करते वक्त क्या क्या किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र क्यों करते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र इसलिए किया जाता है कि ताकि आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट्स आपके इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी ईएमआई पे पड़ता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप सेम ईएमआई दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की बाइफिकेशन होती है वो कैसे एडजस्ट कर रहा है बैंक। एवरी मंथ बैंक आपकी ईएमआई में से दो पार्ट रखता है। एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। जैसे ही आपका इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया है, आपकी ईएमआई सेम रही, लेकिन उन्होंने जो एडजस्टमेंट करनी थी प्रिंसिपल में से, प्रिंसिपल है आपका लोन का रीपेमेंट, मूल का जो मूल अमाउंट होता है वो रीपेमेंट होता है, उस कंपोनेंट को उन्होंने कर दिया कम। और इंटरेस्ट कंपोनेंट, क्योंकि सिंस इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, वो बढ़ा दिया है। तो आप अगर सेम लोन चला रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, और आप सर्टन ईयर्स के बाद आप बात करते हैं, 10 साल के बाद या 5 साल के बाद बात करते हैं कि यार मैंने इतने साल से ईएमआई दे रहा हूँ, मेरा लोन अमाउंट तो कम ही नहीं हुआ। उसका मेन रीज़न यही होता है। तो प्लीज़ बैलेंस ट्रांसफ़र करते वक्त या आज आप अपना लोन अमाउंट चेक करिए, आपकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करिए, आपके एडवाइज़र को फ़ोन करिए, पूछिए कि आज की डेट में आपका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन अगर अलग अलग है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, तो क्या उसका इंक्रीज़ किया जा सकती है ईएमआई, तो आप इमीडिएट इंक्रीज़ कीजिए। और बैंक से बात करके आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है तो उसको इंटरेस्ट रेट कम कराइए। आप बैंक में अप्रोच करते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, तो तभी आपका बैंक आपका इंटरेस्ट रेट कम करेगा, अदरवाइज़ बैंक इंटरेस्ट रेट कम नहीं करता है। आप उससे बोल सकते हैं कि भैया मैं आपका लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करूँगा, और अगर आप मुझे इंटरेस्ट रेट अच्छा दे सकते हैं तो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है बैलेंस ट्रांसफ़र करते वक्त कि आप प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी पे कर रहे हैं। कुछ बैंक्स 0.5% चार्ज करते हैं, कुछ जीरो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, कुछ बोलते हैं कि फ़ीस जीरो है लेकिन फिर भी वो चार्ज करते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका कैश आउटफ्लो जा ही रहा है आपका, अगर ये बैलेंस ट्रांसफ़र करते वक्त आपने इंटरेस्ट रेट कम कराने की वजह से आपको 1% प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ गई, तो फिर आपने इंटरेस्ट रेट क्या कम कराया, आपको नुकसान ही हो गया। उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप अल्टीमेटली आपका कैश आउटफ्लो क्या हो रहा है। किसी भी ऐड में लें, चाहे लीगल के चार्जेस लें, चाहे वैल्यूशन के चार्जेस लें, बैंक आपको बोल सकता है कि सर हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस जीरो है लेकिन आपको हमारे एडवोकेट की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। वो हो सकती है 3,000 हो सकती है, 4,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है, 6,000 भी हो सकती है। तो आप बैंकर से बिल्कुल क्लियर बात कीजिए, वैसे कितना अमाउंट मेरे अकाउंट से चार्ज होगा, कितना मेरे का डेबिट करेंगे, बिल्कुल क्लियर बात कीजिए। तीसरी दिक्कत आती है इंश्योरेंस की। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जो आज की डेट में कोई भी देख नहीं रहा है, ना आईआरडी इस पे ध्यान दे रही है, ना बैंक्स ध्यान देते हैं। एक क्लाइंट कहता है कि मैं बैंक से इंश्योरेंस करा लूँगा, मेरी इंश्योरेंस हो जाएगी, और बैंक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल को कोई अगर मेरे को मिस हैपनिंग हुई तो बैंक अपने आप करवा लेगा। फिर भाई बैंक की आईआरडी की पॉलिसी होती है, ये थोड़ी है कि बैंक अपने आप जाएगा और बोलेगा भैया कोई बात नहीं, इस आदमी की हेल्थ सही थी नहीं थी, कैसे भी इंश्योरेंस कराई है, मेरे थ्रू कराई है, आप मुझे क्लेम दीजिए। बैंक अलग एंटिटी है और इंश्योरेंस कंपनी अलग एंटिटी है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इंश्योरेंस बैंक से कराएं या आप अलग से लें। इसमें एक बहुत ही बड़ा इशू है, अगर आप कोई भी इंश्योरेंस कराते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि वो आप बैंकर से बात करेंगे, पहले वो आपको बताएगा ₹1,00,000 का प्रीमियम है, फिर बोलेगा 2,00,000 का प्रीमियम है, फिर बोलेगा 3,00,000 का प्रीमियम है, और फिर आप नेगोशिएट करेंगे तो हो सकता है कि आपको 80-90 हज़ार के प्रीमियम में आपकी इंश्योरेंस कर दे। बैंक को आपकी इंश्योरेंस बेचनी है, उनका कोई कंसर्न नहीं कि आपकी इंश्योरेंस कितनी हो रही है। तो प्लीज़ अगर आप कोई लोन ले रहे हैं, अगर बैंक से भी इंश्योरेंस करा रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिए कि आपने इंश्योरेंस कितनी कराई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने 1,00,000 का प्रीमियम भी दे दिया, उसका ब्याज भी देंगे, उसकी ईएमआई में ऐड हो जाएगा, और आप बाद में घर को बताते हैं कि भाई मैंने तो इंश्योरेंस ले ली है, और जब आप अनफॉर्चुनेटली कोई मिसहैपनिंग होती है तो बैंक आपको बोलेगा सर आपने तो क्योंकि 1,00,000 का प्रीमियम दिया था, इसमें तो आपका तो 2 साल की इंश्योरेंस है। ये आपने 1 करोड़ का लोन लिया था, आपकी इंश्योरेंस तो सर 10 लाख की करी थी हमने, क्योंकि आपने बोला था मैं प्रीमियम ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। क्या आपने बात करी? नहीं बात की। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है आज इंडस्ट्री में, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
और मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं हर क्लाइंट को ये बताता हूँ कि आप रेदर देन गोइंग टू आप होम लोन इंश्योरेंस लेने के बजाय आप टर्म प्लान लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म प्लान एंड होम लोन इंश्योरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है भाई। पेमेंट आपकी कब पेमेंट मिलेगी? इंश्योरेंस कंपनी कब पैसा देगी? इन केस ऑफ डेथ। डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लीजिए, आप आपके नॉमिनी पे लीजिए, नॉमिनी आपके बैंकर को दे देगा, या आप बैंकर के थ्रू कराइए। बैंक क्या करता है, आपकी इंश्योरेंस लेता है, एक ग्रुप इंश्योरेंस होती है, वो उसका जो बेनिफिशियरी है वो अपने नाम कर लेता है कि इन केस कोई क्लेम लेना पड़े तो वही आप क्लेम प्रोसेस करेगा, क्लेम डालेगा, लाइक ए नॉमिनी। फाइनेंशियल बेनिफिशियरी हो जाता है वो अपना क्लेम डालता है, पैसा जाता है। तो आप पहले ये चेक कराइए। अगर आप होम लोन की इंश्योरेंस भी लेना चाह रहे हैं, लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप करनी चाहिए, लोन को सिक्योर करना चाहिए। लेकिन बैंकर से पूछिए कि भाई मेरे को कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? नहीं। इसमें भी एक इशू आ गया है, क्योंकि बैंकर्स को पता चल गया कि उनके जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत ही हाई हैं। और उसका रीज़न भी है क्योंकि बैंक में जो काम करने वाले, लोन में जो काम करने वाले आदमी हैं, किसी को भी इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं है। उनका कंसर्न है कि आज की डेट में जितना मैक्सिमम प्रीमियम उठाया जाए, उठाए, क्लाइंट से क्रॉस सेल किया जाए। अगर आप एक इंटरेस्ट रेट कम कराने के चक्कर में 25 पैसे, आप इंटरेस्ट रेट कम कराने के चक्कर में आप अगर 2 लाख का प्रीमियम देते हैं, आपको लालच दिया जाएगा कि सर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो हम आपका प्रीमियम कम कर देंगे, आपका, सॉरी, प्रीमियम नहीं, आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, 25 पैसे आपका कम कर देंगे, 10 पैसे कम कर देंगे, अदरवाइज नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, मना कीजिए, दूसरे बैंक की तरफ जाइए। आप उस लालच में अपने आप में 2 या 3 या 5 लाख रुपए, वो भी अंडर इंश्योरेंस, पूरी इंश्योरेंस नहीं है कहीं पे भी, कि आप सोच रहे हैं कि आपने 1 लाख का प्रीमियम दे दिया उनको, या उन्होंने लोन के अंदर ऐड कर दिया तो आपका इंश्योरेंस हो गई। नहीं हुई आपकी इंश्योरेंस। आप उनसे इंश्योरेंस की डिटेल मंगवाइए, तभी होगा आपका इंश्योरेंस। अदरवाइज आप एक अपनी फैमिली को रिस्क पे ले रहे हैं कि आप इंश्योरेंस का पैसा भी दे रहे हैं, उसका इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, और आपका मूल भी वापस देना पड़ेगा बाद में जब आप लोन क्लोज करेंगे। हाँ, एक चीज़ और भी है, आपको ये बताया जाता है कि नहीं सर, आपको 1 लाख का अगर ये प्रीमियम बढ़ रहा है तो आपको पर मंथ लगभग 867 रुपये, अगर मैं 8.5% का रेट का बात करूं तो शायद आपको ये बताया जाएगा कि सर ओनली 867 रुपीज़ पर मंथ आपका इंक्रीज होगा ईएमआई में। तो आप भी कहते हैं ठीक है सर, एक 750-800 रुपये और इंक्रीज होकर के अगर मेरा लोन कवर होता है तो कर दीजिए। लेकिन ये नहीं बताते कि कल को आपका अगर क्लेम आता है तो वो कितना अमाउंट का इंश्योरेंस है। आपने वो चेक करना है कि मेरा इंश्योरेंस अगर आप कर रहे हो तो कितना हुआ, कितने साल के लिए हुआ, और क्या यह मैं पूरा कवर्ड रहेगा। क्योंकि एवरी ईयर आपका लोन आउटस्टैंडिंग 20 साल, लोन 20 साल में कवर होना है, क्या आपका इंश्योरेंस 20 साल तक कवर रहेगा? ये आप अपने उनसे, अपने एडवाइज़र से पूछिए। और हो सके तो टर्म प्लान लीजिए। टर्म प्लान भी ऐसा है, आप आपको एक बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। अगर 40 ईयर्स आपकी एज है, 40 ईयर्स, तो लगभग अगर अगर 20 साल का लोन पे करना है तो 1 करोड़ की इंश्योरेंस के लिए यू हैव टू पे 20,000 पर एनम। वो अपनी पॉकेट से दे सकते हैं एवरी ईयर। और खास बात क्या है कि वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस अगले 20 साल तक रहेगा। लोन हो सकता है कि आप 10 साल में पे कर दें, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस एवरी ईयर कम होता रहेगा, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई कम हो जाए, ये कॉन्स्टेंट अमाउंट आपका रहेगा, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी। इन केस कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो 1 करोड़ रुपये आपकी नॉमिनी को मिलेगा। हो सकता है कि 10 साल बाद आपका लोन आउटस्टैंडिंग 50 लाख रह जाए, या 80 लाख रुपये रह जाए, या 30 लाख रुपये रह जाए। आपने प्रीम पेमेंट किया, कुछ किया, तो फैमिली मेंबर के पास 1 करोड़ रुपये, उसमें 30 लाख का चेक काट रहे, बैंक को क्लोज करें, खत्म। क्यों आप 2, 3, 4, 5 लाख रुपए बैंक से इंश्योरेंस का पैसा लेते हैं, उसमें ब्याज भी देते हैं, और इवन हाई अंडर इंश्योरेंस लेते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप इंश्योरेंस कराएं, प्रॉपर कराएं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सिंगल प्रीमियम लेते हैं, सिंगल प्रीमियम, मैंने 40 साल की एज में बताया, और टाटा AIA का मैं प्लान आपको बता रहा हूँ, उसमें 2,75,000 वन टाइम पेमेंट कर देते हैं फॉर 20 ईयर्स। नॉन स्मोकर की बात कर रहा हूँ। तो अगर 20 ईयर्स के लिए पे करते हैं, आपको बस 2,73,000 वन टाइम पे करना है, और आपकी पूरी इंश्योरेंस, 1 करोड़ की इंश्योरेंस दूंगा। आप अपने किसी क्लाइंट से, आप अपने जब भी लोन लेते हैं तो आप अपने एडवाइजर से बोलिए, लोन वाले से पूछिए कि सर कोई बात नहीं, मैं 2,73,000 रुपये मेरा का प्रीमियम आ रहा है, अगर मैं 12वां पे करके मुझे 1 करोड़ की कवरेज मिल जाती है, आप मुझे इंश्योरेंस कवरेज कितनी दे रहे हैं वो आपको नहीं बताएंगे, उनको पता ही नहीं होगा।
उनका कंसर्न है कि बस कम से कम 1 लाख रुपए या 1% या 2%, वो ऐसे बात करेंगे कि सर 1% तो इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। तो आपने इसका मतलब होम लोन क्या लिया वहाँ पे? 1% एक्स्ट्रा पैसा दिया ना उनको उनकी इंश्योरेंस खरीदने के लिए। नहीं, बेवकूफ़ मत बनिए, आप अपना समझदार बनिए। और मुझे लगता है जो काफ़ी लोग समझदार हैं, आप इस मेरी बात को समझ रहे हैं कि इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस, चाहे इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट लीजिए या बैंकिंग इंश्योरेंस चैनल के थ्रू लीजिए। आप अपने एडवाइज़र को फ़ोन कीजिए या ऑनलाइन टर्म प्लान ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है एडवाइज़र को फ़ोन कर रहे हैं आप नहीं करिए। आप किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए, वहाँ से टर्म प्लान बात करिए, टर्म प्लान मिलेगा आपको। आपने इंश्योरेंस ही लेनी है ना, तो कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए। आप पे कंपल्सन किया जाता है, बोला जाता है कि बगैर इंश्योरेंस के लोन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा लोन? आप इंश्योरेंस क्या बेचने के लिए बैठे हैं या लोन के लिए बेचे बैठे हैं? अगर नहीं होगा मना कीजिए, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेता मैं आपसे लोन, मैं दूसरे बैंक के पास जाऊंगा। या मुझे डिटेल बताइए। और उसका अगर हाँ फ्यूचर में अगर यही आपका 2,73,000 की जगह हो सकता है 3 लाख का प्रीमियम है, तो ठीक है मानते हैं 5-10% का डिफरेंस है, होता है, हर कंपनी का होता है। लेकिन ये डिफरेंस अगर 5-2.5 लाख की जगह 5 लाख पे करना है तो क्यों पे करेंगे आप? मैं कभी एडवाइज नहीं करता होम लोन इंश्योरेंस लेना साथ में, रेदर देन आप कोई टर्म प्लान लीजिए। हाँ, बहुत से लोग ये भी कहेंगे आपको, नहीं टर्म प्लान लेते वक्त आपके मेडिकल टेस्ट होंगे, वो चीज़ें होंगी, आपका अगर आप हेल्थ आपके वहाँ के इंश्योरेंस से लेते हैं, होम लोन से साथ लेते हैं, तो कोई आपका इंश्योरेंस की जो सॉरी इंश्योरेंस नहीं, आपको कोई मेडिकल टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सर नहीं, मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ अंडरस्टूड, आपसे साइन कराया जाता है कि आप मेडिकली फिट हैं। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है और उस लालच में आप करा रहे हैं, अगर कोई क्लेम आ गया विद इन 2 और 3 अर्ली क्लेम आ गया, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाएगा, चाहे आपने उसी कंपनी से इंश्योरेंस कराई हो। इंश्योरेंस कंपनी इज़ डिफरेंट और लोन वाली कंपनी इज़ डिफरेंट। मैं किसी बैंक का और कभी इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता कि क्या अगर वो उनकी सेम कंपनी है, सेम है, तो ऐसा थोड़ी कि कंपनी लॉस में जाएगी। आपने डिक्लेयर नहीं किया, आप मेडिकली फिट नहीं थे और आपका क्लेम आ गया तो क्लेम रिजेक्ट होगा। तो उस लालच में आप अपना नुकसान ना कराएं, आप अपना प्रॉपर इंश्योरेंस लें। सॉरी, ये मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं टेन्योर की। आप जब बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो लोन टेन्योर कितना लिया जाए, कैसे किया जाए, वो दो तरीके होते हैं। आप अपनी ईएमआई कम करना चाहते हैं टाइम बिंग के लिए, तो आप टेन्योर फिर दोबारा बढ़ा लीजिए। अगर आपकी लिमिट एज और रिटायरमेंट एज परमिट करती है, तो उसको टेन्योर को इंक्रीज़ करके आप अपनी ईएमआई कम कर सकते हैं टाइम बिंग के लिए। आपने अगर पहले 20 साल का ले रखा है, आज दोबारा इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो ईएमआई कम करा लीजिए, एक ऑप्शन तो ये होता है। दूसरा ये था, कोशिश कीजिए कि क्योंकि आप पहले 2 साल पहले या 3 साल पहले आपने जो ईएमआई पे कर रहे थे आज भी वो पे कर रहे हैं और आपकी इनकम भी इंक्रीज़ हो गई है, तो आप अपने एडवाइज़र को बोलिए कि आपका जो ईएमआई जा रही है कम से कम एटलीस्ट वो ईएमआई कंटिन्यू रहे और इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाए आपका। अगर आपका इंटरेस्ट रेट आज 9% का चल रहा है और करंट ऑफर सॉरी आपका एग्जिस्टिंग रेट 9% का चल रहा है और अगर न्यू ऑफर आपको 8.35 और 8.5% की ऑफर आ रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका इंटरेस्ट रेट लेट मी 1 मिनट, आप अगर सेम ईएमआई पे कर सकते हैं, सेम ईएमआई पे करें, तो उससे क्या होगा, आपका लोन टेन्योर आपका कम हो जाएगा। हो सकता है 1 साल या 1.5 साल या 2 साल का फ़र्क आ जाए, तो आपको नज़र आएगा कि हाँ मैंने इंटरेस्ट रेट कम कराया और सेम ईएमआई पे करता रहता, तो आपका टेन्योर इंक्रीज़ हो चुका था। हो सकता है 1 या 1.5 साल इंक्रीज़ हो गया, 2 साल इंक्रीज़ हो गया, बट आपने ईएमआई भी कम करी, ईएमआई सेम रखी और टेन्योर कम हो गया। तो आप उसका टेन्योर कम का इम्पैक्ट पूछिए कि एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट रेट कम कराने से कितना कम हुआ। अगर 2 साल 20 साल का टेन्योर लिया हुआ है, तो आपका अपने एडवाइज़र से बोलिए कि मुझे 18 ईयर्स का ईएमआई बताइए कि 18 ईयर्स की ईएमआई कितनी पे करनी पड़ेगी मुझे। आपकी 18 ईयर्स की ईएमआई कम आएगी, तो अगर आपकी ये करंट ईएमआई आ रही है तो उसको कंटिन्यू करें, तो आपका टेन्योर हो सकता है 1 साल और कम हो जाए ऑटोमेटिकली, वो आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। और डबल इंटरेस्ट का भी है इसके अंदर एक सेगमेंट, कि अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका जो बैंकर है आपका लोन डिसबर्स कर देगा यहाँ पर 31st को, मंथ एंड में। आपके पास टाइम है नहीं, आप बोलेंगे सर मैं तो सैटरडे से पहले जाऊँगा नहीं,
और बैंकर भी बोले सर कोई दिक्कत नहीं, आप अपना टाइम के हिसाब से जाइए और जिस दिन आप जाएंगे उस दिन मैं आपको चेक भेज दूंगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन जो ये आपका टाइम नहीं है, एक हफ्ता आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो आप नुकसान में गए हैं। कैसे? इधर से इस बैंकर ने 31 तारीख से आपका इंटरेस्ट चालू कर दिया, और जिस बैंकर के पास आप गए हैं, जिस बैंकर का आपका लोन चल रहा था, उसने आपका इंटरेस्ट रेट, उसका इंटरेस्ट तो कंटिन्यूड है, क्योंकि आपने लोन तो क्लोज किया नहीं है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सैटरडे को जाना चाह रहे थे, राइट? तो एक हफ्ते का इंटरेस्ट आपने नए बैंकर का भी दिया है और उसका भी दिया है। 1 करोड़ के लोन पे अगर मैं 8.5% का इंटरेस्ट रेट काउंट करूँ तो आपको थोड़ा बताता हूँ कितना डिफरेंस आ जाएगा आपका। इंटू 8.5% डिवाइडेड बाई 365, इंटू 8.5% डिवाइड बाई 365। नया बैंकर आपको 2328 रुपये पर डे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जहां आपने 31 को लोन डिसबर्स करा लिया आपके एडवाइज़र के कहने पे कि ठीक है जी मेरा लोन डिसबर्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और वो कहेगा कि सर नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है आपका, ये होगा वो होगा, एक्सक्यूज़ बहुत देंगे। लेकिन सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। जिस दिन बैंक ने आपका इंटरेस्ट, आपका लोन डिसबर्स कर दिया, चाहे आपको चेक मिला नहीं मिला, आप पहुँचे नहीं पहुँचे, कोई कंसर्न नहीं है, उस दिन से आपका इंटरेस्ट चालू हो गया है, राइट? और आप वहाँ पे नहीं गए दूसरे बैंकर के पास, सेम मान लीजिए सेम इंटरेस्ट रेट है, तो 2328 रुपये वहाँ चार्ज हो रहा है और 2328 रुपये यहाँ चार्ज हो रहा है। तो एक हफ्ते बाद अगर कंफर्टेबली आप जाएंगे तो 7 दूनी 14, 15,000 रुपये की आपको, समझ सकते हैं क्या लग चुका है। तो आप हमेशा डबल इंटरेस्ट का ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए से आपके जो एडवाइज़र है, जैसे आपका जो टाइम है, आप अगर नहीं जा पा रहे हैं तो अपना लोन डिसबर्स नहीं कराइए। चाहे मंथ एंड है, जो मंथ स्टार्टिंग है, आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा कि भाई मुझे अगर आज की लोन डिसबर्स करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मंथ एंड में कराएं या मंथ के स्टार्टिंग में कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको डिटेल में पूछना है तो मेरे से बात कीजिए इस नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू। तो कोशिश कीजिए डबल इंटरेस्ट ना देना पड़े। तो आज के लिए काफ़ी लंबा हो गया है, इस मैटर पे 2-3 बार और बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि बैलेंस ट्रांसफ़र करते हुए किस किस बातों का ध्यान रखा जाए। तो आपको कोई भी कमेंट है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं इसके बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट्स के हिसाब से बनाऊंगा। और कोशिश कीजिए अपने लोन को सिक्योर कीजिए, चाहे टर्म प्लान से या लोन इंश्योरेंस से। लेकिन लोन की इंश्योरेंस का पॉलिसी, हाँ एक चीज़ और भी है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपके घर पे कभी पहुंचती ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इंश्योरेंस करा रखी है और कितनी करा रखी है। उसका जानने का आपका हक है, आप बात करिए और उनको बात करके आपका इंश्योरेंस का पॉलिसी मंगवाइए। और साथ साथ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे किया है, आपने आप लोगों के थ्रू पे किया है, वो सेक्शन 80C में भी आपको उसकी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो रिसिप्ट तो आपको चाहिए ना उसकी। आप कॉल कीजिए अपने एडवाइज़र को कि मेरी इंश्योरेंस आपने की है, क्या की है। ये बहुत बड़ा इशू है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इसके लिए मैं अलग नेक्स्ट टाइम को एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी डिमांड है, ये वीडियो अगर आपने शेयर किया तो उस पर ज़रूर मैं आपको एक डिटेल में आपको वीडियो बनाऊंगा। और इंश्योरेंस के बारे में आज तो मैं बैठा था, मेरे माइंड में आई बात कि आज आपको बताना चाहिए, तो बस शुरू कर दिया मैंने। और बाद में देखते हैं, अगर आप मुझे काफ़ी शेयर करते हैं, ये सब के बेनिफिट में है। आज चाहे आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, आप कहीं से लोन ले रहे हैं, चाहे लेकिन सभी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। आप उनको देखिए कि इंश्योरेंस कितनी ली है, उसका प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, क्या आप टर्म प्लान से आपको उससे सस्ती चीज़ मिल सकती है। बिलीव मी, देर इज़ नो डिफरेंस। चाहे आप टर्म प्लान लीजिए, चाहे होम लोन इंश्योरेंस लिए, क्लेम तभी मिलेगा जब डेथ होगी। और डेथ के बाद पैसा किसको मिलेगा, या बैंक को मिलेगा या आपके नॉमिनी को मिलेगा। आपके नॉमिनी को पैसा मिलेगा तो भी पैसा ला करके वो आपके बैंक को दे देगी, या आपका जेंटल जो भी है, जो आपका नॉमिनी है उसका पैसा आएगा, 1 करोड़ रुपये या 2 करोड़ रुपये आएगा। अगर बैंक वाले आपको अप्रोच कर रहे हैं कि लोन क्लोज करना है, तो उनके पास टाइम है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी पैसा आएगा वो इमीडिएटली जाके चेक काट के लोन क्लोज कर देंगे, पेपर ले लेंगे आपके। तो क्या फ़र्क पड़ता है, बैंक क्लोज कराए,
अपने थ्रू इवन हो सकता है बैंक को तो पता ही नहीं चलेगा, कि आपको भी नहीं पता चलेगा आपके नॉमिनी को कि आपने इंश्योरेंस करा रखी है नहीं करा रखी है। बैंक को भी नहीं पता होता कई बार, तो मैंने नोटिस किया कि आपने इंश्योरेंस ले रखी, क्योंकि उनको रिकॉर्ड ही नहीं होता उनके पास कुछ। फिर आप उसमें परेशान रहेंगे कि मैं लोन कैसे पे करूँ, 1 करोड़ रुपए है या 90 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, प्रॉपर्टी सेल करना है, कुछ बात करना, कभी माइंड में नहीं आएगा आपके। हाँ, अगर इंश्योरेंस आपके घर पे रखी होगी, आपने घर में बता रखा होगा कि मेरे पास ये टर्म प्लान है 1 करोड़ रुपए का, एटलीस्ट आपका क्लेम करेंगे, आपके पॉकेट में पैसा आएगा। तो वो हो सकता है कि आपके जब बैंकर अप्रोच करेंगे ईएमआई के बारे में, तो आपका नॉमिनी जाके चेक काट के आपको पेमेंट कर देगा ना। तो आप प्लीज़ टर्म प्लान लीजिए, होम इंश्योरेंस को अवॉइड कीजिए, और अगर लेना है तो उसकी पूरी डिटेल के साथ बात करिए, कितनी इंश्योरेंस हो रही है, कितना प्रीमियम दे रहे हैं। और एक खास बात और इंश्योरेंस में, थोड़ा मैं लंबा हो गया है, आप अगर 2,73,000 रुपये की, आप सोचिए 2,73,000 मैंने आपको प्रीमियम बताया, ठीक है, वो तो चलो आप 5 लाख 7 लाख क्या हुआ, पूरी इंश्योरेंस भी नहीं होगी, लेकिन एक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से सिंगल प्रीमियम ले लीजिए। उस सिंगल प्रीमियम को आप अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। 2,73,000 का अगर मैं आज की रेट में फिक्स डिपॉजिट रेट मानूँ तो 7% के आसपास मिल जाएगा, 7.5 भी मिल जाएगा। ठीक है, 2,73,000 मैंने आपको प्रीमियम बताया, या 75 ले लेते हैं, 2,75,000 इंटू 7%, ये कितना है, 19,750। देख सकते हैं, दिख रहा है, 19,750। और प्रीमियम मैंने आपको कितना बताया था टर्म प्लान का, लगभग 20,000 रुपये। तो आप बैंकर को 2.5-3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए देने की बजाय आप उसका पैसे की एफडी कराइए। एफडी का एवरी ईयर जो रिटर्न आती है, एफडी से म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं, रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो, ठीक है, वो आप समझदार, आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताया, आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए, उसका एफडी का 7% का ब्याज लीजिए एवरी ईयर, उस ब्याज से आपने एक टर्म प्लान कराइए एवरी ईयर, और मान लीजिए आपका साल भर के बाद ये आपने लोन क्लोज कर दिया है और इंश्योरेंस कंटिन्यू रखिए, क्या दिक्कत है, नहीं करना चाहे बंद करिए। हाँ, अगर आपने टर्म प्लान के बजाय होम लोन इंश्योरेंस करा लिया या उसके थ्रू ले लिया, 5 लाख 7 लाख या 8 लाख रुपए पेमेंट कर दी, तो सर बैंक तो 8 लाख रुपए आपसे मांगेगा कि सर आपने इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम दिलवाया था, आपको 8 लाख रुपए क्लोज करने पड़ेंगे, आपकी वहाँ पे 8 लाख की एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई। और यहाँ पे कितना लगा, एक साल के बाद 19,000 पे किया, 2,75,000 आपके पास थे, वो वापस आ गए, एफडी थी आपकी, कोई बैंक को थोड़ी दिया था आपने, कोई इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ी दिया था। सर, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने कमेंट कर सकते हैं करिए। मैं कोशिश करूँगा उन कमेंट्स को कंसोलिडेट करके 1-2 वीडियो और बना के आपको दूंगा। और होम लोन के बारे में कैसी भी कोई रिक्वायरमेंट, डेली एनसीआर में तो कोई इशू ही नहीं है, आप मुझे कॉल कीजिए, आप डिटेल भेजिए, आपका बैलेंस ट्रांसफर, मैं आपको एक एक चीज़ हर एस्पेक्ट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे बैलेंस ट्रांसफर करते वक्त। ये नहीं आप मैंने फ़ोन किया सर बैलेंस ट्रांसफ़र करा लीजिए, रेट कम है, नहीं, रेट कम है, आपको टॉपअप चाहिए, कुछ आपका एग्जिस्टिंग लोन्स को कंसोलिडेट करना है, क्यों करना चाहिए, उसकी ईएमआई का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लोन टेन्योर बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कम करने से क्या पड़ेगा, आप किसी कंसल्टेंट से बात कीजिए। लोन ट्रांसफ़र करना आसान है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी जो बर्डन पड़ जाता है, जो कॉस्टिंग आती है आपकी, चाहे प्रोसेसिंग फीस में, इंश्योरेंस में, हर एस्पेक्ट पे आपको ज़रूरत हो सकता है कि मैं आपको एडवाइस करूँ 15 साल का टेन्योर ले लीजिए, लेकिन अगर आपने सीधा बात करी 20 साल का, फिर दोबारा उठा लेंगे आप, तो फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का। तो कंसल्टेंट के थ्रू बात करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। हाँ, हमारी कोई अलग से कोई फीस नहीं है, बैंक हमें पे करता है, हम उसी में खुश हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।